ये है हमारा क्लास 10 का सेकेंड पेज, पॉलिटिकल पार्टीज़ के सेकेंड पेज, एनसीईआरटी बुक के सेकेंड पेज से इम्पोर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि जब भी आप मेरी वीडियो को देखते हैं तो पहले एनसीईआरटी के उस पेज को अच्छी तरह से पढ़ लें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें, ताकि उस पेज में पढ़ने के बाद आपको जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न लिखेंगे वो आपको याद रहेंगे। और जब आप इस एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह क्वेश्चन बुक में कहाँ से दिया गया था। ऐसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बीपीएससी के प्रश्नों में यह देखा गया है कि जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो किताब के बीच बीच से निकाल करके पूछे जाते हैं। हम वो जगह सोच भी नहीं सकते, वहाँ से वो प्रश्न निकाल करके बीपीएससी प्रश्नों में डाला जाता है। इसलिए हमें हर प्रश्न को बुक के अंदर से निकाल निकाल कर दे रहा हूँ। और जहाँ तक मेरी कोशिश होती है कि हर एक पेज बाय पेज मैं प्रश्नों को निकालता हूँ। एक पेज में जितने ज़्यादा हो सके उतना प्रश्नों को निकाल करके ही उसका वीडियो बनाता हूँ, ताकि हम आपका कॉन्सेप्ट हर एक पेज को लेकर के क्लियर हो जाए। बस आपको ध्यान ये रखना है कि एमसीक्यू प्रश्न कैसेट को बनाने से पहले एक बार एनसीईआरटी बुक के उस पेज को ज़रूर पढ़ लें, और बाद में भी अगर संभव हो तो एमसीक्यू प्रश्न बनाने के बाद फिर से एक बार एनसीईआरटी बुक को दोबारा पढ़ लें। चलिए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, राजनीतिक दल के कितने मुख्य घटक होते हैं? राजनीतिक दल के कितने मुख्य घटक होते हैं? और इसका सही उत्तर हो गया, राजनीतिक दल के मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं। राजनीतिक दल के मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं। सबसे पहले घटक नेता, दूसरा सक्रिय दल, तीसरा अनुयायी या समर्थक जिसे फॉलोअर्स कहा जाता है। फिर से ध्यान देंगे, पहला लीडर्स जो नेता हो गया, दूसरा सक्रिय दल, तीसरा अनुयायी या समर्थक या जिसे हम फॉलोअर्स के रूप में जानते हैं, जो पार्टी के लिए पार्टी को वोट देते हैं। चलिए ये 3 घटक राजनीतिक दल के में प्रमुख होते हैं, या कह सकते हैं कि यही 3 घटक राजनीतिक दल को प्रमुख बनाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल का घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल का घटक नहीं है? तो ये तो बात की बात है कि राजनीतिक दल का घटक नहीं है। अगर हम यह जान लें कि राजनीतिक दल का प्रमुख घटक कौन कौन सा है तो हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा। तो इसमें पहले हम ये देखते हैं कि राजनीतिक दल के प्रमुख घटक कौन से हैं। इसके पहले के प्रश्न में मैंने पहले ही बता दिया है कि पहले नेता, सक्रिय दल और ये अनुयायी, ये सभी राजनीतिक दल के क्या है, घटक है। और अगर कोई नहीं है तो उसका सही आंसर हो गया जज, यानी कि न्यायाधीश राजनीतिक दल का घटक नहीं कहलाता है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दल समाज में किस प्रकार के विभाजन को दर्शाता है? राजनीतिक दल समाज में किस प्रकार के विभाजन को दर्शाता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न ही एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, बीपीएससी द्वारा पूछे जाते हैं। जहाँ पर हम अपेक्षा नहीं कर सकते हैं उन जगहों पर से यहाँ एमसीक्यू प्रश्न निकाले गए हैं। और ऐसा कई बार देखा गया, बीपीएससी टायर 1, 2, 3 में भी इस तरह के प्रश्नों को दिया गया है। जहाँ से हम नहीं सोच सकते उन जगहों से भी प्रश्नों को निकाला गया है। और इसलिए इस प्रश्न पर विशेष ध्यान दीजिएगा, राजनीतिक दल समाज में किस प्रकार का विभाजन को दर्शाते हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। और इसका सही उत्तर हो गया, राजनीतिक दल समाज में राजनीतिक विभाजन को दर्शाते हैं। राजनीतिक दल समाज में राजनीतिक विभाजन को दर्शाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पार्टीजनशिप शब्द का अर्थ क्या है? पार्टीजनशिप शब्द का अर्थ क्या है? चलिए पहले देखते हैं पार्टीजनशिप किसे कहते हैं। पार्टीजनशिप का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने पार्टी के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है, या कह सकते हैं पूरी तरह पार्टी के बारे में ही सोचता है, तो उसे हम पार्टीजनशिप कहते हैं। इस तरह अगर पार्टी की संकल्पनाओं को और ज़्यादा बढ़ा दिया जाए तो इसमें हम कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति पार्टी का बिल्कुल अंधभक्त होता है तो उसे पार्टीजनशिप के की श्रेणी में रखा जा सकता है। तो चलिए इस प्रश्न से सही उत्तर हो गया, पार्टीजन शब्द का अर्थ होता है पक्ष लेना, पार्टी का पक्ष लेना। यानी कि अगर हम किसी एक खास पार्टी के तरफ से बोलते हैं, उनके पक्ष लेते हैं, तो इस वर्ड को हम पार्टीजनशिप के रूप में बोल सकते हैं। यह है हमारा अगला प्रश्न, राजनीतिक दल का पहला कार्य कौन सा है? राजनीतिक दल का पहला कार्य कौन सा है? तो हम इस बात पर जरा सा विशेष ध्यान देंगे
किसी भी मानवता के रूप से अगर हम देखते हैं तो किसी भी व्यक्ति का पहला कार्य या धर्म होता है मानव कल्याण और सेवा करना। लेकिन अगर हम पार्टी की बात करते हैं तो किसी भी राजनीतिक दल का पहला कार्य होता है चुनाव लड़ना और सत्ता हासिल करना। उसके बाद ही वो जन कल्याण और आदि दूसरे अन्य बातों पर ध्यान देते हैं। इसलिए पहला दिखा इसका आंसर क्या हो गया, चुनाव लड़ना और सत्ता हासिल करना। राजनीतिक दल का पहला कार्य चुनाव लड़ना और सत्ता हासिल करना ही पार्टी का प्रमुख या पहला कार्य होता है। उसके बाद इनका दूसरा कार्य होता है लोक जनहित में कार्य करना। हमारा अगला प्रश्न है, अधिकांश लोकतंत्र में चुनाव मुख्य रूप से किनके बीच लड़े जाते हैं। अधिकांश लोकतंत्रों में चुनाव मुख्य रूप से किनके बीच लड़े जाते हैं। और सही उत्तर हो गया राजनीतिक दल। राजनीतिक दल अधिकांश रूप से चुनाव क्या राजनीतिक दल के बीच लड़े जाते हैं। इसमें एक और पॉइंट आता है निर्दलीय, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। कई बार निर्दलीय कैंडिडेट भी चुनाव लड़ते हैं और चुनाव को लड़ने के बाद जीतते भी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है उनके साथ कि अगर वो चुनाव जीत भी जाते हैं तो सत्ता में आने के लिए या बहुमत में आने के लिए उन्हें किन्हीं न किन्हीं पार्टी के साथ उन्हें मिलना पड़ता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अधिकांश लोकतंत्र में चुनाव मुख्य रूप से राजनीतिक दलों के द्वारा ही लड़ा जाता है। अगर आप निर्दलीय भी होकर लड़ते हैं तो बहुमत में आने के लिए आपको किसी न किसी पार्टी के साथ मिलना ही पड़ेगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, अमेरिका में किसी दल के उम्मीदवार को कौन चुनता है। अमेरिका में दल के उम्मीदवार को कौन चुनता है। देखिए भारत और अमेरिका में अगर उम्मीदवारों का चयन करने की प्रक्रिया को देखते हैं तो दोनों में काफ़ी अंतर रहता है। इस बेस पर ही यह 7वां नंबर प्रश्न या फिर अगला हमारा ये प्रश्न तैयार किया गया है। ध्यान से इस प्रश्न को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अमेरिका में किसी दल के उम्मीदवारों को कौन चुनता है अमेरिका में, और इसका सही उत्तर हो गया पार्टी मेंबर एंड सपोर्टर। दल के सदस्य और समर्थक, दल के सभी सदस्य मिल करके ही उम्मीदवारों का चयन करते हैं। वहीं अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में उम्मीदवारों का चयन पार्टी के सदस्य समर्थक करते हैं। उम्मीदवारों का चयन भले ही सदस्य और समर्थक करते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय पार्टी के नेता का ही होता है, या फिर उस पार्टी राजनीतिक पार्टी या उस दल के नेता के द्वारा ही अंतिम निर्णय दिया जाता है कि किस पार्टी के या किस कैंडिडेट को हम उम्मीदवार के रूप में चुनते हैं। लेकिन अमेरिका में ऐसा बिल्कुल नहीं है, वहाँ पार्टी के सभी दल सभी सदस्य मिल करके ही किसी एक कैंडिडेट को चुनते हैं। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है अमेरिका को लेकर के, जिसमें कहा जाता है कि अमेरिका में पार्टी उम्मीदवार दल के सदस्य और समर्थक द्वारा चुने जाते हैं और यह प्रक्रिया प्राइमरी चुनाव या काकस के माध्यम से होती है जैसे अमेरिका में उम्मीदवार का चयन प्राइमरी चुनाव प्रक्रिया या काकस के माध्यम से की जाती है। काकस एक प्रकार की चुनाव पद्धति है जिसमें अमेरिका के लोग आपस में अमेरिका के जो किसी राजनीतिक पार्टी के जो सदस्य होते हैं वो अपने नेता को या अपने कैंडिडेट को चुनते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत में उम्मीदवार समानता किसके द्वारा चुने जाते हैं। भारत में उम्मीदवार समानता किसके द्वारा चुने जाते हैं। सेम बिल्कुल पिछले प्रश्न की तरह दिया गया है। पहले वाले प्रश्न में हमने अमेरिका की बात किया था, इस प्रश्न में हम भारत के बारे में बात करेंगे और इसकी भी व्याख्या बिल्कुल सेम वैसे ही होगी। पहले हम देख लेते हैं भारत में समानता उम्मीदवार किसके द्वारा चुने जाते हैं, और इसका सही उत्तर हो गया, सही उत्तर हो जाएगा शीर्ष दल नेता के द्वारा। शीर्ष दल नेता के द्वारा ही भारत में उम्मीदवारों का चुनाव किया जाता है। वहीं अगर अमेरिका की बात करते हैं तो पहले ही बताया जा चुका है, पिछले प्रश्न में हमने बताया था कि अमेरिका में जो पार्टी होती है पार्टी के सभी सदस्य मिल कर के किसी उम्मीदवार का चयन करते हैं। वहीं भारत में पार्टी के सभी सदस्य द्वारा नामित किए जाते हैं और उनका अंतिम चुनाव शीर्ष नेता के द्वारा ही किया जाता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजनीतिक दल प्रस्तुत करते हैं। राजनीतिक दल क्या प्रस्तुत करते हैं। देखिए हर राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए कुछ न कुछ वादे और घोषणाएं करते हैं, उनके बारे में बोल रहा है कि राजनीतिक दल क्या प्रस्तुत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसका आंसर। राजनीतिक दल
नीतियों और कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। राजनीतिक दल नीतियाँ और कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। इन नीतियों और कार्यक्रम से जो राजनीतिक दल होता है वो मतदाताओं को यानी कि लोगों को लुभाने का कार्य करते हैं, ताकि लोग उनकी नीतियों को पसंद करें और उनके लिए वोट करें, उनका समर्थन करें और उन्हें वोट दे करके ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत में उन्हें लाएं और उन्हें सत्ता में बैठने में आसानी हो। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, राजनीतिक दल लोगों को क्या समझाने का प्रयास करते हैं? राजनीतिक दल लोगों को क्या समझाने का प्रयास करते हैं? और इसका सही उत्तर हो गया यह दिखाने के लिए कि उनकी नीतियाँ बेहतर हैं। यह दिखाने के लिए कि उनकी नीतियाँ बेहतर हैं। देखिए कोई भी पार्टी, चाहे कोई भी पार्टी हो, आरजेडी, बीजेपी या फिर आप लग सकते हैं बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, तृणमूल कांग्रेस हो गया, किसी भी पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो जब भी चुनाव शुरू होता है तो चुनाव शुरू होने के पहले ये पार्टियां बहुत बड़े स्तर पर प्रचार करती है और प्रचार करके अपने द्वारा लाए गए नीतियों और कार्यक्रमों को लोगों के सामने प्रस्तुत करती है और वो लोगों को यह बताने की कोशिश करती है कि उनके द्वारा लाई गई नीतियाँ या उनके द्वारा अपनाए जाने वाले कार्यक्रम जो भविष्य में अगर वो पार्टी सत्ता में आती है तो ये सारे काम वो करेंगे और वह जनता या लोगों का, मतदाताओं का भरोसा जीतने की कोशिश करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें वोट मिल सके। और इसके लिए वो अलग अलग प्रकार के लुभावने वादे करते हैं और इन्हीं के बारे में यह कह रहा है कि राजनीतिक दल लोगों को उनकी नीतियाँ सबसे बेहतर है, किसी दूसरी पार्टी से सबसे बेहतर है, यह दिखाने का प्रयास करती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में विचारों को एकत्रित क्यों करना आवश्यक है? लोकतंत्र में विचारों को एकत्रित करना क्यों आवश्यक है? तो सबसे सिंपल इसका जवाब हो गया, सरकार को दिशा देने के लिए। सरकार को दिशा देने के लिए लोकतंत्र में विचारों को एकत्रित किया जाता है। सरकार को एक बेहतरीन दिशा देने के लिए लोकतंत्र में क्या होता है कि विचारों को एकत्रित किया जाता है। इतना ही नहीं, इसमें यह भी कह सकते हैं कि ये बेहतर नीतियों के निर्माण, सामुदायिक सामंजस्य बढ़ाने, सरकारी निर्णयों को वैधता प्रदान करने और नागरिकों के विश्वास को बढ़ाने में मदद करता है। ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें निर्णय लेने की प्रक्रिया निष्पक्ष हो जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, एक राजनीतिक दल विचारों की विशाल विविधता को किसमें बदल देता है? एक राजनीतिक दल विचारों की विशाल विविधता को किसमें बदल देता है? और सही उत्तर हो गया मूलभूत स्थितियों में। मूलभूत स्थितियों में राजनीतिक दल होता है जो विचारों की विविधता को मूलभूत स्थितियों में बदल देता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लोकतंत्र की एक आवश्यक विशेषता कौन सी है? लोकतंत्र की एक आवश्यक विशेषता कौन सी है? और इसका सही उत्तर हो गया राजनीतिक दल। इसका सही उत्तर हो गया राजनीतिक दल। लोकतंत्र की आवश्यक विशेषता राजनीतिक दल है। ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि बहुत जगहों पर यह देखा गया, या इसी एनसीईआरटी बुक के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि अगर हम किसी व्यक्ति या लोगों से पूछते हैं कि वो लोकतंत्र का आशय क्या समझते हैं या लोकतंत्र का क्या मतलब समझते हैं, तो उनका मानना किसी राजनीतिक दल से होता है। वो लोकतंत्र की विशिष्ट परिभाषा उन्हें पता नहीं होती है, वह बस किसी न किसी राजनीतिक दल या किसी राजनीतिक पार्टियों को ही लेकर के लोकतंत्र की अवधारणा समझते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं और यह भी कह सकते हैं कि राजनीतिक दलों के द्वारा ही भारत में लोकतंत्र सही से कायम हो सकता है। ये अलग अलग राजनीतिक दल, विभिन्न राजनीतिक दल मिलकर के ही लोकतंत्र को एक संगठित करते हैं। इसलिए लोकतंत्र की आवश्यक विशेषता राजनीतिक दल होती है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दलों के बारे में सही है? निम्नलिखित में से कौन सी बात जो है वो राजनीतिक दलों के बारे में सही है? तो चलिए इसका सही उत्तर हो गया, वे समाज का एक हिस्सा है। राजनीतिक दल जो होते हैं वो एक समाज का क्या है? हिस्सा है। वो एक समाज का हिस्सा है। वे समाज का एक हिस्सा है। राजनीतिक दल समाज का एक क्या है? हिस्सा है। यही इनकी बातें हैं, इनकी एक विशेषता है जो इस प्रश्न में दी सही है। बाकी
चलिए हमारा अगला प्रश्न है, राजनीतिक दल के अनुयायी सामान्यतः कौन है? राजनीतिक दलों के अनुयायी सामान्यतः कौन है? तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि राजनीतिक दल में प्रमुख 3 अनुयायी होते हैं। पहले अनुयायी के रूप में हम नेता को रखते हैं कि जो उस राजनीतिक पार्टी को लीड करते हैं, नेता। दूसरा कुछ सक्रिय सदस्य होते हैं, और तीसरे अनुयायी होते हैं उनके समर्थक। तीसरे होते हैं उनके समर्थक। और इस प्रश्न में एक दिया हुआ है सामान्य नागरिक। सामान्य नागरिक जो राष्ट्रीय दल का अनुयायी कहलाता है, क्योंकि न्यायाधीश, नौकरशाही और सैनिक ये सभी राष्ट्रीय दल से इन्हें कोई मतलब नहीं होता है, ये बिल्कुल राष्ट्रीय दल से अलग होते हैं। इसमें सामान्य नागरिक होते हैं जो राष्ट्रीय दल के लिए अनुयायी का काम करते हैं। बाकी तीनों एक नागरिकों के द्वारा किए गए अलग अलग पेशे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राजनीतिक दल का दूसरा कार्य क्या है? ध्यान से देंगे, राजनीतिक दल का दूसरा कार्य। राजनीतिक दल का दूसरा कार्य क्या है? राजनीतिक दल का दूसरा कार्य क्या है? चलिए देखते हैं। राजनीतिक दल का दूसरा कार्य नीतियां और कार्यक्रम प्रस्तुत करना है। नीतियां और कार्यक्रम प्रस्तुत करना है। राजनीतिक दल का दूसरा कार्य नीतियां और कार्यक्रम प्रस्तुत करना होता है। तो चलिए बात करते हैं राजनीतिक दल का पहला कार्य क्या होता है। तो राजनीतिक दलों का पहला कार्य सत्ता में आना और चुनाव लड़ना और सत्ता में आना राजनीतिक दलों का पहला कार्य होता है, या फिर पहला मुख्य मकसद होता है चुनाव लड़ना और सत्ता हासिल करना। उसके बाद वे नीतियां और कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं जिसके तहत वो मानव कल्याण की भावना को आगे बढ़ाते हैं या जन मानव कल्याण का कार्य करते हैं। राजनीतिक दल अपनी नीतियों को कैसे लागू करते हैं? राजनीतिक दल अपनी नीतियों को कैसे लागू करते हैं? और इसका सही उत्तर हो गया चुनाव जीतकर। पहले ही प्रश्न में हमने बता चुका था, इसके पहले वाले प्रश्न में हमने बता चुका था, राजनीतिक दल का मुख्य कार्य होता है सत्ता हासिल करना, चुनाव लड़ना और सत्ता हासिल करना। चुनाव लड़ना और सत्ता हासिल करना। और जब ये राजनीतिक दल चुनाव जीतकर सत्ता हासिल करते हैं तब वे अपनी नीतियों को लागू करते हैं और प्रस्तुत करते हैं, या लोगों के द्वारा लोगों को जो वो वादे करते हैं उन्हें वो पूरा करने का प्रयास करते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में सरकार सीधे किन चीज़ों को संभाल नहीं सकती? लोकतंत्र में सरकार सीधे किन चीज़ों को संभाल नहीं सकती? और इसका उत्तर हो गया विचारों की बड़ी विविधता को। लोकतंत्र में विचारों की जो विविधता होती है उसे संभालना सरकार के लिए बड़ी कठिनाई का कार्य होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोकतंत्र की मूल अवधारणा ही होती है अलग अलग विचारों को समर्थन करना। यहाँ लोग हर एक अलग अलग। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक दल का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक दल का कार्य नहीं है? और इसका सही उत्तर हो गया सी नंबर, मुद्रा छापना। सी नंबर, मुद्रा छापना। चलिए देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। तो हम पहले ही जानते हैं कि उम्मीदवार को चुना जाता है। राजनीतिक दलों में सबसे पहले उम्मीदवारों का चुना जाता है, और इसके में हमने पढ़ा था कि भारत में उम्मीदवारों का चयन मुख्य रूप से या अंतिम रूप से पार्टी के शीर्ष दल या पार्टी के शीर्ष नेता के द्वारा किया जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका में उम्मीदवारों का चयन पार्टी के सभी सदस्य मिलकर करते हैं। अमेरिका में उम्मीदवारों का चयन पार्टी के सभी सदस्य मिलकर चुनाव करते हैं। वहीं भारत में पार्टी का जो मुख्य लीडर होता है, मुख्य नेता होता है, वही उम्मीदवारों का चयन करते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं, चुनाव लड़ना। तो पहले ही पढ़ चुके हैं कि किसी भी पार्टी, किसी भी राजनीतिक दल का मुख्य लक्ष्य, मुख्य या प्रधान कार्य चुनाव लड़ना और सत्ता हासिल करना होता है। चुनाव लड़ना और सत्ता हासिल करना होता है। उसके बाद अगर कोई पार्टियां चुनाव लड़ती हैं और वो सत्ता में हासिल आ जाती है, सत्ता में जीत जाती है, उसके बाद उनका कार्य शुरू होता है नीतियां बनाना और नीतियों को लागू करना। नीतियां बनाना और नीतियों को लागू करना, जिससे जन कल्याण और मानव कल्याण का कार्य शुरू किया जाता है। तो इन सब के बाद एक कार्य होता है मुद्रा छापना। यह काम सरकारी नीतियों के या सरकार के राजनीतिक दलों का नहीं होता है। मुद्रा छापने का काम आरबीआई के द्वारा किया जाता है, और उसकी अलग अलग पद्धतियाँ होती है। चलिए, इस मुद्रा छापने का काम आरबीआई बैंक द्वारा किया जाता है।
चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, राजनीतिक दलों का अंतिम उद्देश्य क्या होता है। राजनीतिक दलों का अंतिम उद्देश्य क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं, कोई भी राजनीतिक दल चाहे रहे, कोई भी किसी भी प्रकार की राजनीतिक दल रहे, उसका सबसे मुख्य उद्देश्य होता है राजनीति में सत्ता प्राप्त करना। राजनीति में सत्ता प्राप्त करना, क्योंकि अगर वो सत्ता प्राप्त करती है तभी वो अगले कुछ कार्यों को कर सकती है, अन्यथा सत्ता में नहीं आने पर वो किसी भी प्रकार के कार्य को नहीं कर सकती है। इसलिए राजनीतिक दलों का अंतिम उद्देश्य कर सकते हैं या फिर प्रमुख उद्देश्य कर सकते हैं राजनीति में सत्ता प्राप्त करना, चुनाव लड़ना और सत्ता में आना ही इसका प्रमुख कार्य होता है। चलिए अंत में हम देखते हैं इस वीडियो से में एक प्रश्न आया था जिसमें आरबीआई का जिक्र किया गया था, तो इसलिए हम आरबीआई को लेकर कुछ प्रमुख बातें जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है उसको डिटेल कर देते हैं। पहली बात है, भारत में नोट छापने के कारखाने, यानी कि भारत में आरबीआई के द्वारा कितने नोट छापने के कारखाने हैं। तो सबसे पहला कारखाना हमारा दिया गया है मैसूर कर्नाटका। मैसूर कर्नाटका यह एक आधुनिक प्रेस मशीन है, जाहिर सी बात है। कर्नाटका के मैसूर में आरबीआई द्वारा नोट छापने का कारखाना दिया गया है। हमारा दूसरा कारखाना है नासिक महाराष्ट्र में। नासिक महाराष्ट्र में दूसरा कारखाना है नासिक महाराष्ट्र में। यह करेंसी प्रेस स्थित है जो 1991 से नोट छाप रही है, 1991 से नोट छाप रही है। और तीसरा हो गया देवास मध्य प्रदेश। देवास मध्य प्रदेश तीसरा हो गया देवास मध्य प्रदेश। फिर शुरू से देखते हैं, मैसूर कर्नाटका में, मैसूर जो कर्नाटका राज्य में स्थित है, मैसूर जो कर्नाटका राज्य में स्थित है। नासिक जो महाराष्ट्र में स्थित है, नासिक जो महाराष्ट्र में स्थित है। तीसरा हो गया देवास जो मध्य प्रदेश में स्थित है। और सबसे अंतिम हो गया साल्बोनी पश्चिम बंगाल। साल्बोनी पश्चिम बंगाल, यानी साल्बोनी में भी पश्चिम बंगाल में एक नोट छापने का कारखाना स्थित है। मुख्य रूप से भारत में 4 नोट छापने के कारखाने स्थित हैं। फिर एक बार इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, मैसूर, नासिक, देवास और साल्बोनी। मैसूर, नासिक, देवास और साल्बोनी। धन्यवाद।